नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से आप एक शब्द बहुत बार सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, अखबार में, सुपर एल नीनो। क्या होता है ये सुपर एल नीनो? इसके बारे में, ये जो क्लाइमेटिक फिनोमिना है अर्थ पर, आओ इसका जोग्राफिकली अध्ययन करते हैं कि जोग्राफिकली ये एक्चुअली में होता क्या है। तो सुपर एल नीनो को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एल नीनो क्या है। एल नीनो वास्तव में एक क्लाइमेटिक पैटर्न होता है जो यूज किया जाता है पैसिफिक ओशन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैसिफिक ओशन का ऐसा भाग है जहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है एल नीनो के दौरान ये गर्म हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पर एक ओशन करंट चलती है जिसका नाम होता है पेरुवियन करंट। पेरुवियन करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पेरू कंट्री है, ठीक है, पेरू कंट्री के कोस्ट पर वो चलती है। और इस करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। और हम्बोल्ट करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक विद्वान रहे हैं हम्बोल्ट, ग्रीक विद्वान, यूनान के थे वो, और उन्होंने इस ओशनिक करंट का, यानी ओशन में जो पानी का फ्लो है, इसका पहली बार अध्ययन किया था दुनिया के सामने, उसने बताया था। और ये करंट है कोल्ड। लेकिन जब एल नीनो आता है, एल नीनो वर्ष होता है, ये हमेशा नहीं होती ये घटना, ये 2 से 4 साल, नॉर्मली इसमें 3 से 4 साल के बाद, या कभी कभी 4 या 5 साल भी हो जाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि ये जो कोल्ड करंट है ये हॉट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो पैसिफिक ओशन का ये जो साइंटिफिक तरीके से पानी का गर्म होना है या पैटर्न चेंज होना है, इसको कहते हैं एल नीनो। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका नाम एल नीनो क्यों रखा गया। उससे पहले नॉर्मल कंडीशन एक बार समझते हैं कि एल नीनो के दौरान एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर कोल्ड होता है, यानी यहाँ पर जो ओशनिक वाटर है, ये थर्मोक्लाइन का मतलब होता है जो समुंदर की सतह के गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच की एक लाइन होती है जिसको हम थर्मोक्लाइन लाइन बोलते हैं। ऊपर का पानी जो है वो सूर्य की किरणों के कारण से गर्म हो जाता है, अंदर का पानी नेचुरली ठंडा रहता है। तो यहाँ पर ठंडी ओशनिक करंट चलती है। तो इस कारण जहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होता है तो वहाँ क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो ट्रेड विंड चलती हैं, ट्रेड विंड जो बोलते हैं, यहाँ ट्रेड का मतलब व्यापार नहीं है, ट्रेड का मतलब है परमानेंट। तो जो हमारी अर्थ होती है ना, इक्वेटर के दोनों तरफ, इक्वेटर की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर परमानेंट हवाएं चलती हैं जिनको बोला जाता है ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये जो हवाएं हैं यहाँ पश्चिम की ओर आती हैं और यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में इधर लो प्रेशर होता है। तो ये सिचुएशन है नॉर्मल। लेकिन जिस वर्ष एल नीनो आता है उस वर्ष ये स्थिति रिवर्स हो जाती है, यानी ये जो ट्रेड विंड थी वो ईस्ट से आने की बजाय वेस्ट टू ईस्ट हो जाती हैं, यानी वहाँ पर परिस्थितियाँ रिवर्स हो जाती हैं। या ये कहिए, ये रिवर्स पूरी तरह से ना भी हों तो ये इतनी धीमी हो जाएंगी कि वहाँ से ये पानी के जो हाई प्रेशर है उसको यहाँ पर नहीं ले पर आएंगी। लेकिन एक्चुअल में जब एल नीनो आता है, एल नीनो की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो हाई प्रेशर रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस वाले एरिया में भी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर प्लस होगा तो यहाँ से हाई प्रेशर हटके इस वाली कंडीशन में, यानी समुंदर में, यहाँ पर भी लो प्रेशर हो जाएगा। इसलिए अब जो विंड्स हैं वो इधर मूव नहीं करेंगी बल्कि वो रिवर्स में मूव करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एल नीनो। और इसके कारण से वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी क्लाइमेटिक चेंज या वेदर जो फिनोमिनाज हैं उनमें काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ये टाइमिंग क्या रहती है एल नीनो की। तो एल नीनो नॉर्मली 2 से 7 साल का एक दौर होता है। कभी कभी ये 2 साल में भी एक्टिवेट हो जाता है, कभी 3-4, नॉर्मली 4 साल ये रहता है, कभी कभी 7 साल का भी पीरियड हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल में पैसिफिक ओशन का जो दक्षिणी भाग है जहाँ पर साउथ अमेरिका, उसमें ये आप देख रहे हैं ब्लू स्क्रीन, तो यहाँ पर टेम्परेचर उस टाइम
लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड पेरुवियन करंट बहती है या हम्बोल्ट करंट बहती है। और जब ला नीनो का दौर आएगा या अल नीनो का दौर आएगा, हाँ, जो नॉर्मल कंडीशन थी ना, इस नॉर्मल कंडीशन को बोलेंगे ला नीनो, ठीक है। और जब परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा, यानी वहाँ पर ये रिवर्स कंडीशन हो जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं अल नीनो। और इनके जो पैसिफिक ओशन का ये दक्षिणी भाग होता है, इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। और इसके साथ हम एल नीनो जब जोड़ देते हैं तो इसका सामूहिक नाम हो जाता है ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी दक्षिण में इसका जो परिवर्तन है उसको कहा जाता है। बात ये आती है कि आखिरकार ये सुपर एल नीनो होता क्या है, किसको कहेंगे हम सुपर एल नीनो, या क्या ये नॉर्मल एल नीनो से अलग होता है, और इसका भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत की जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, या भारत की जो क्लाइमेट है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मानसून एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसको समझने के लिए हमें अलग से समझना पड़ेगा। अभी नॉर्मल वे में समझते हैं कि जिस वर्ष एल नीनो आता है उस वर्ष मानसून जो है उसके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वो क्यों बढ़ते हैं, वो आगे जब हम इस पूरे कंसेप्ट को कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि मानसून के ऊपर मैंने पहले से ही बहुत सारी वीडियो लेक्चर कवर किए हुए हैं, तो मैं उनका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी मानसून के फिनोमिनाज को समझ सकते हैं कि मानसून किस प्रकार से कार्य करता है, इसके कौन से पैरामीटर होते हैं, कैसे हम इसकी फोरकास्टिंग करते हैं। अभी नॉर्मली फोकस रखते हैं एल नीनो और सुपर एल नीनो में। तो एल नीनो के दौरान आप देख रहे हैं कि क्या होगा। नॉर्मल जो एल नीनो होता है, तो नॉर्मली एल नीनो में टेम्परेचर में जो वेरिएशन आता है वो थोड़ा सा कम आता है। जो एल नीनो है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल जिस एरिया में पेरुवियन करंट का जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट की ओर आता है, तो उस वाले हिस्से में टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जिस वर्ष सुपर एल नीनो होता है तो यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, सदर्न पैसिफिक ओशन, या आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन, इसके बहुत बड़े हिस्से पर टेम्परेचर राइज कर जाते हैं, जिसमें इक्वेटोरियल हिस्सा भी हो गया, इसके अलावा नॉर्थ पैसिफिक का हिस्सा भी हो गया, सदर्न पैसिफिक का हिस्सा भी हो गया। तो इतने बड़े हिस्से पर टेम्परेचर, जो ओशनिक टेम्परेचर है, वो यूजुअली 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जबकि जो नॉर्मल एल नीनो वर्ष होता है उसमें ये आधा डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बढ़ता है, उससे भी मानसून फ्लॉप होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस वर्ष 2026 में यहाँ पर सुपर एल नीनो की कैटेगरी कंडीशन बन रही हैं या बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, जिनका आप बार बार न्यूज़पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर संभावना ये है कि यहाँ जो सदर्न पैसिफिक ओशन है इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, जो ओशनिक टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यानी वहाँ पर ज़बरदस्त लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी, जिसके कारण से हवाएं जो हैं ईस्ट टू वेस्ट नहीं आएंगी, वो वेस्ट टू ईस्ट जो ट्रेड विंड है वो कन्वर्ट हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, जिसके कारण से भारत में मानसून फ्लॉप होने के चांसेस हैं। तो अब देखते हैं कि जो मॉडरेट एल नीनो होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मॉडरेट यानी नॉर्मल एल नीनो वर्ष होता है, उसमें केवल आधा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में फ़र्क आता है। वहाँ पर पेरुवियन करंट या हम्बोल्ट करंट के एरिया में, जो सदर्न पैसिफिक ओशन है दक्षिण अमेरिका के वेस्ट में। लेकिन सुपर एल नीनो के दौरान इसके जो ओशनिक वाटर है उसके पानी को 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस गर्म होने की संभावनाएं हैं, जो एवरेज से बहुत अधिक है, यानी 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इस दौरान जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा मानसून के अनफेवरेबल रहेंगी। अब देखिए, नॉर्मल एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में जब एल नीनो आता है या नॉर्मल ईयर रहता है तो कंडीशन क्या बनती है। देखिए, अपना इंडिया है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया में जून से सितंबर तक मानसून का दौर रहता है, अराइवल ऑफ द मानसून।
और वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधा चमकता है, जिसके कारण से इस पूरी बेल्ट में जो है लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ सदर्न जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। और इस दौरान यहाँ हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर जो पेरुवियन करंट बह रही है, या जिसको हम हम्बोल्ट करंट कहते हैं, जो ठंडी जल की धारा है वो बहती होती है। तो जिसमें नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में और इसमें इक्वेटर बेल्ट में इंडोनेशिया के आसपास यहाँ पर लो प्रेशर होगा, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में लो प्रेशर होगा, और तिब्बतन प्लेट्यू पर लो प्रेशर होगा। तो इस कारण से यहाँ पेरू के तट से जो हवाएं हैं, मॉइस्चर भरी हवाएं हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में और इंडोनेशिया के ईस्ट की ओर मूव करती हैं ट्रेड विंड के सहारे और मॉइस्चर को वो लेकर आती हैं, जिसके कारण से वो विंड्स जब इसको पार करती हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग को, तो ये इक्वेटर को पार करके कोरियोलिस फोर्स के कारण इनकी डायरेक्शन बदल जाती है। यानी जैसे ही इक्वेटर को पार करती है तो ये अपनी डायरेक्शन से जो है थोड़ी सी मूव हो जाती हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। इसके ऊपर भी आप वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्यों चेंज होती है, ठीक है। तो इस दौरान में क्या होगा कि यहाँ क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है पेरुवियन कोस्ट पर और इधर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मानसून बनने की संभावना रहती है। लेकिन अब देखिए कि एल नीनो ईयर में क्या होगा। एल नीनो ईयर में जो ट्रेड विंड है वो कमज़ोर हो गई। ट्रेड विंड कमज़ोर होने के कारण जो विंड्स पहले ईस्ट टू वेस्ट आ रही थी, अब वो वेस्ट टू ईस्ट हो गई है, यानी उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यानी अब क्या होगा कि यहाँ पर भी लो प्रेशर है, इंडिया में भी, और जो पेरुवियन कोस्ट था वहाँ पर भी अब लो प्रेशर बन गया है। और जब दोनों तरफ लो प्रेशर होगा तो विंड्स नहीं चलेंगी। विंड्स हमेशा जब चलेंगी जब एक स्थान पर हाई प्रेशर होगा, ये वायु का दबाव, और दूसरे स्थान पर लो प्रेशर होगा, तो भी जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी। लेकिन इस दौरान क्या होता है, एल नीनो के दौरान ये ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाती हैं या ये रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या होता है कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। इस कारण से मानसून फ्लॉप हो जाता है या उसके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके रिवर्स में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि नॉर्मल ईयर में क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और इधर इंडिया की ओर लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर सीजन है। तो उसके कारण से आप देखते हैं कि अप्रैल मई में बहुत गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी के कारण से ही जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा मानसून के स्ट्रॉन्ग होने की संभावना रहती है। तो ट्रेड विंड के सहारे मॉइस्चर भरी हवाएं भारत तक पहुंच जाती हैं, तो इस कंडीशन में बहुत अधिक बारिश होती है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो नॉर्मल ईयर की बात होगी। एक वर्ष ऐसा भी आता है जिसको हम ला नीनो बोलते हैं, ये अल नीनो का रिवर्स होता है, यानी जब मानसून और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, यानी उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा और इंडिया में लो प्रेशर होगा। तो ट्रेड विंड के सहारे मॉइस्चर भरी हवाएं ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करेंगी और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। तो उस वर्ष जो हमारी नॉर्मल मानसून है, मानसून नॉर्मल रेनफॉल से कहीं ज़्यादा रेनफॉल उस वर्ष होगी जब कंडीशन होगी ला नीनो की। लेकिन अल नीनो की कंडीशन में क्या होगा, अल नीनो की कंडीशन में वहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, इंडिया में भी लो प्रेशर होगा, तो दोनों स्थान पर लो प्रेशर होने के कारण मानसून की फेलियर बढ़ जाएगी, यानी रेनफॉल नॉर्मल से भी बहुत कम होगी या हो सकता है कि ना ही हो। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सारा बता ही दिया है, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सदर्न ऑसिलेशन इसको क्यों कहते हैं, या इसको एल नीनो या ENSO क्यों कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब एल नीनो आता है तो उस वर्ष क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए एल नीनो जब आएगा तो उस दौरान क्या होगा कि जो सदर्न जो ये एरिया है साउथ
अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर क्लाइमेट ड्राई हो जाएगी, अराइड हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नॉर्मल तो रहता है हाई प्रेशर, लेकिन इस वर्ष हाई प्रेशर की बजाय वहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी। ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चूँकि उस वर्ष नॉर्मल कंडीशन में क्या होगी, यहाँ साउथ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पर जो है मानसून स्ट्रॉन्ग आती हैं। लेकिन इस वर्ष क्या होगा, जब यहाँ पर भी लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ से हाई प्रेशर हट जाएगा, तो मानसून फ्लॉप हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पर, जहाँ पर वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। इंडिया में क्या होगा, इंडिया में भी मानसून के फ्लॉप होने के भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि मानसून कमज़ोर रह जाए, तो उस कारण से यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन हो सकती हैं। किसी वर्ष ये इसका रिवर्स भी हो जाता है कि कुछ टाइम के लिए मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो जिसके कारण से फ्लड भी आ सकती है। यानी आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि ड्रॉट हो सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ ड्रॉट के साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है कि फ्लड की कंडीशन हो सकती है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, उसकी कंडीशन बढ़ सकती है, या ड्राई स्पेल, मानसून के जो गैप होते हैं वो लंबे हो सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कैसे फॉर्मेशन इसका होता है, तो नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पेरुवियन करंट बहती है, यहाँ हाई प्रेशर रहता है, इधर लो प्रेशर रहता है, इसलिए ट्रेड विंड के सहारे ये मॉइस्चर भरी हवाएँ ईस्ट से वेस्ट की ओर आती हैं नॉर्मल ईयर में। लेकिन एल नीनो ईयर में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस कारण से ये चांसेस बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मेजर इफ़ेक्ट क्या होंगे। नंबर 1, एक्सट्रीम हीट वेव्स हो सकती है, यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत अधिक हाई हो सकते हैं। जैसे इस समय आप देख रहे हैं एडिया में 47.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो प्लस हो चुका है कुछ स्थानों पर। ठीक है। इसी प्रकार से ड्रॉट की सिचुएशन हो सकती है, फ्लड की हो सकती है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है। इसके अलावा क्रॉप डैमेज हो सकती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि रेनफॉल कम होगी और भारत की जो बारिश है वो तो रेनफॉल, जो भारत की एग्रीकल्चर है वो तो मानसून की रेनफॉल पर डिपेंड करती है। तो इसके चांसेस हैं कि हमारे यहाँ पर मानसून अगर कम हुआ तो इंडियन एग्रीकल्चर इससे बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर को गैम्बल ऑफ द मानसून भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये सुपर एल नीनो की घटना पहली बार हो रही है? नो, ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन पहले भी कई बार आ चुकी है, 1982-83 में, 1997-98 में, 2015-16 में, और अब चांस है 2026 में सुपर एल नीनो हो सकता है। सुपर एल नीनो का मतलब जहाँ पर सदर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ का जो ओशनिक टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जिसके कारण से ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वीकर मानसून हमारा कमज़ोर रह सकता है। ठीक है। हो सकता है कि शुरू में अभी ये पूरी तरह से सुपर एल नीनो की कंडीशन वहाँ पर जनरेट नहीं हुई है, अभी वो फिनोमिनाज बनते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरू में मानसून काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग, क्योंकि ये यहाँ पर जो जून होता है, जून का महीना सदर्न ओशन में यहाँ पर विंटर सीजन होता है, और इसी प्रकार से भारत में इस टाइम समर सीजन होता है जून में। ठीक है। और यहाँ पर समर सीजन होने के कारण यहाँ टेम्परेचर लो होता है, तो इस कारण से दक्षिणी साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर को पार करके मानसून पहुँचती हैं, जिनको हम अराइवल ऑफ मानसून कहते हैं। तो ये कमज़ोर रह सकती हैं। दूसरा क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत हाई होंगे, क्योंकि जो नॉर्मल जो लू कंडीशन है वो लू जो गर्म शुष्क हवाएं होती हैं जो भारत के उत्तरी मैदानों में चलती हैं, ये नॉर्मली तो अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मई जून तक चलती हैं। लेकिन हो सकता है कि इस वर्ष जुलाई अगस्त जैसे महीनों में भी जो है टेम्परेचर हाई रहे और हीट वेव की कंडीशन बन जाए। इसके अलावा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि बारिश अगर टाइम पे नहीं हुई तो मानसून के फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं।
अब जैसे ही बारिश कम होगी तो वाटर क्राइसिस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि हीट वेव कंडीशन होगी। क्योंकि मानसून बारिश टाइम पे होती रहे तो जुलाई के महीने में टेम्परेचर जून की तुलना में काफ़ी डाउन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर एक छोटा सा सिस्टम आपको मैं ये भी बता ही देता हूँ कि भारत में एक्चुअली में मानसून एक्टिवेट अराइवल कैसे होता है और उसका रिवर्स कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये यहाँ पर है 23.5 साउथ, ठीक है, और इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं 23.5 नॉर्थ, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर जून में सूर्य सीधा चमकता है, जून में सीधा सूर्य चमकता है तो यहाँ पर वर्टिकल किरणें गिरती हैं तो लो प्रेशर बन जाता है टेम्परेचर हाई होने के कारण। और चूंकि वहाँ पर इस टाइम जून में दक्षिण हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर विंटर सीजन होता है और विंटर सीजन के कारण टेम्परेचर कम होता है जिसके कारण से हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होने के कारण वहाँ से जो मॉइस्चर भरी हवाएं हैं वो इक्वेटर को पार करके इंडिया की ओर आती हैं और पृथ्वी की रोटेशन के कारण से कोरियोलिस फोर्स इस पर काम करती है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये तो हो गया अराइवल ऑफ द मानसून। अब रिवर्स कैसे होती है, जैसे जैसे समय बीतता है तो सूर्य दिसंबर के महीने में वहाँ चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर और वहाँ पर उस टाइम हो जाती है समर सीजन, ठीक है। उस टाइम वहाँ पर टेम्परेचर प्लस हो जाएंगे और वहाँ पर लो कंडीशन होगी और उत्तर भारत में उस टाइम यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा और क्योंकि सूर्य की किरणें आएंगी तिरछी दिसंबर के महीने में या 22 दिसंबर के आसपास, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है सितंबर के बाद मानसून रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, यानी पीछे हटना शुरू हो जाती हैं और वो इक्वेटर को पार करके ऑस्ट्रेलिया की ओर चली जाती हैं। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ द मानसून, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और जब मानसून आती हैं तब इनकी डायरेक्शन रहती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब बात करते हैं कि ये जो सुपर एल नीनो होगा या हो सकता है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए फ्लड हो सकती है, ड्रॉट हो सकती है, वार्मर टेम्परेचर हो सकता है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर और तूफानों की घटनाएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हो सकती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो कोरल बीच हैं वो इफ़ेक्ट हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहाँ पर कोरल्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फिश प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब प्लस हो जाता है तो जो मछलियाँ हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर एक पिक्चर में बताना चाहूँगा कि जब नॉर्मल कंडीशन होती हैं तो ऊपर का जो टेम्परेचर जो ओशनिक वाटर है उसका केवल ऊपर का सरफेस ही हल्का गर्म होता है, लेकिन जब सुपर एल नीनो की कंडीशन आएगी तो जो ओशन का वाटर है वो काफ़ी गहराई तक गर्म हो जाएगा जिसके कारण से मछलियाँ जो है वो या तो बहुत गहरे समुद्रों की ओर उतर जाएंगी या वो टेम्परेचर को नहीं सहन कर पाएंगी तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इस कारण से फिश प्रोडक्शन डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, चाहे वो ओशनिक हो या कोस्टल हो। इसके अलावा जो हमारे पोल्स पर बर्फ़ है या ऊंचे माउंटेन पीक्स पर जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो उसके कारण से ऐसा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ द आइस हो सकती है जिसके कारण से अचानक से जो फ्लैश फ्लड है वो बढ़ सकती हैं और वाटर क्राइसिस हो सकती हैं, क्योंकि रिवर में एक बार तो पानी बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन बाद में जो सोर्सेज हैं वो कम हो सकते हैं। इकोनॉमी पर और सोशल जीवन पर क्या इसका इफ़ेक्ट आएगा, तो देखिए जब इरिगेशन बारिश नहीं होगी फूड प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होगा तो डिमांड तो उतनी ही बनी रहेगी जिसके कारण से फूड प्राइस राइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को डैमेज हो सकता है जिसके कारण से फिशरीज को भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहेगा रेनफॉल कम होगी तो ऐसा कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं क्योंकि हीट वेव की कंडीशन लंबी चल सकती हैं जिसके कारण से बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो सकता है यदि ड्रॉट की सिचुएशन होती है या
फ्लड की सिचुएशन बनती है। अब इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो सैटेलाइट हैं वो लगातार ओशनिक टेम्परेचर को, सरफेस टेम्परेचर को मैनेज नहीं मॉनिटर करते रहते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग WMO को और IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनको सूचनाएं वो लगातार देते रहते हैं, जिससे ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और क्लाइमेट मॉडल्स के आधार पर इनकी प्रिडिक्शन की जाती है, ताकि हम समय रहते अपनी सावधानियां प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस सुपर एल नीनो यदि ये पूरी तरह से एक्टिवेट होता है तो हम क्या करें। तो हमें अपनी हैबिट बनानी होगी कि हम पानी को कंजर्वेट करें, क्योंकि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस ऑन द अर्थ। जीवन है पानी और हमें पानी को बचाना होगा, बचाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, उसको और ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इस प्रकार की फार्मिंग करनी पड़ेगी जो कम पानी यानी जिसको कम इरिगेशन की ज़रूरत हो। जैसे हम राइस की खेती करने की बजाय यदि हम कॉर्न की खेती करें, मक्का की खेती करें या कॉटन की खेती करें तो वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसमें कम इरिगेशन की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ हम पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं कि सुपर एल नीनो कंडीशन यदि एक्टिवेट होती हैं, मानसून की बारिश कम होती है, तो हम किस प्रकार से सर्वाइव कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। हमें हर बूंद को बचाना होगा, जिसके कारण से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, और हमें अपनी यूजेज को भी थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एल नीनो है और ला नीनो है, इनको एक्चुअल में एल नीनो और ला नीनो क्यों कहते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। एक्चुअल में ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर स्पेनिश इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 1500 ईस्वी के आसपास पुर्तगाल और स्पेन के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, तो उन्होंने पहली बार यहाँ पर जो फिशरमैन थे, मछली उत्पादक लोग थे, उन्होंने कोस्ट ऑफ द पेरू और इक्वाडोर वहाँ पर ये शब्द यूज किए थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो एल नीनो है वो लिटिल बॉय है, जो क्रिस्ट चाइल्ड यानी जीसस चाइल्ड के लिए ये शब्द यूज किया था स्पेनिश भाषा में। ठीक है, इसी प्रकार से तो जो एल नीनो नेम है ये धीरे धीरे एक्चुअल में ये घटना होती थी वहाँ पर दिसंबर के आसपास, क्योंकि दिसंबर जब 22 दिसंबर आता है तो 22 दिसंबर के आसपास सूर्य साउथ हेमिस्फीयर में सीधा चमकता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, और उस दौरान यदि वहाँ पर टेम्परेचर प्लस हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता था, जो फिश प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होता था, क्योंकि जब समुंदर के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता तो मछलियाँ ज़्यादा गहराई की ओर चली जाती या मछलियों की मृत्यु हो जाती। और ये घटना आमतौर पर होती थी 2 से 7 साल के बीच में, 2 से 7 साल कहिए, 2 से 4 साल कहिए, ये इसमें वेरिएशन रहता है। ठीक है, तो इस कारण से स्पेनिश भाषा में ये शब्द दिया गया था एल नीनो। ठीक है, और इसका रिवर्स था ला नीनो। ला नीनो का मतलब होता है दी लिटिल गर्ल, स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है छोटी लड़की। ये एक्चुअल में अपोजिट डायरेक्शन सिचुएशन होती है जब पेरुवियन करंट पर हाई प्रेशर रहता है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट पर लो प्रेशर रहता है, तो वहाँ पर ट्रेड विंड के सहारे ठंडा पानी ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। ठीक है, जिसके कारण से सारी सिचुएशन वहाँ पर नॉर्मल रहती हैं और वहाँ पर सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, तो इस कारण से वहाँ पर फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअल में एल नीनो जो है वो वार्मर फेस है और ला नीनो जो है वो कूलिंग फेस है। वार्मिंग फेस में क्या होगा, वार्मिंग फेस जब होता है एल नीनो के दौरान तो वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है, जबकि कूलिंग फेस में वहाँ पर पेरुवियन कोस्ट पर हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये दौर यहाँ पर रहते हैं। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एल नीनो का मीनिंग होता है लिटिल बॉय, और इस समय ओशनिक जो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशन का वो गर्म होता है, जिसके कारण टेम्परेचर प्लस होता है और एयर प्रेशर लो हो जाता है। ला नीनो के दौरान यानी जब नॉर्मल ईयर आता है तब इसको कहते हैं लिटिल गर्ल,
और इस दौरान ओशनिक वाटर पैसिफिक ओशन का जो दक्षिणी भाग है पेरुवियन कोस्ट के पास, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहते हैं, जिसके कारण से एयर प्रेशर वहाँ पर हाई रहता है। और वहाँ पर एयर प्रेशर हाई रहता है तो यहाँ पर जो मानसून है, तो मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, मानसून प्लस होती है। और जब ला नीनो आता है तो उस टाइम मानसून जो है वो वीकर होती है, यानी वो फेल हो सकती है। तो ये था। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो सुपर एल नीनो है ये एक पावरफुल ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट है। इसके दौरान वेदर इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी इफ़ेक्ट हो सकती है, हमारा इकोसिस्टम इफ़ेक्ट हो सकता है, हीट वेव, फ्लड, ड्रॉट इनकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, फॉरेस्ट फायर बढ़ सकती है। ठीक है, तो और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक अवेयरनेस जो है उसको कंपलसरी अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि हम यदि बारिश कम होती है तो भी हम किस प्रकार से सर्वाइव कर सकते हैं। यानी सुपर एल नीनो एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसको जो नेचर की घटना है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन इफ़ेक्ट है वो भी धीरे धीरे ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, और तो ही हम ऐसी सुपर एल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम रख सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ सकें सुपर एल नीनो के। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है, आपको कोई कंसेप्ट अभी भी ऐसे लगता है कि उसको दोबारा से क्वेश्चन के रूप में पूछा जाना चाहिए, तो आप अवश्य ही मुझे कमेंट्स कीजिए। या आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।